नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस खबर की जिसके सामने आने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम समस्तीपुर की बात कर रहे हैं जहां तमंचे पर डिस्को हुआ है। रोसड़ा के विभूतिपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां तमंचे पर डिस्को का वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो विभूतिपुर का है और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ युवक जो है शराब की बोतलों को हाथ में लिए और डीजे की धुन पर पिस्टल भी लहरा रहे हैं। ये वीडियो किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद जो डीएसपी है उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है विभूतिपुर क्षेत्र का, लेकिन कौन है क्या अभी स्पष्ट हो नहीं पाया है। लेकिन हम लोग इसको चूँकि स्पष्ट दिख रहा है, उसमें फोटोग्राफ वगैरह है, मतलब वीडियो है, तो चेहरा भी दिख रहा है, हथियार लहराया जा रहा है। कोई पार्टी वार्टी का या शादी का कुछ फंक्शन लग रहा है, तो हम लोग उसको चिन्हित करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें हम लोग करेंगे। तो तस्वीरों को देखिए और ये तस्वीरें अब सवाल भी कर रही है बिहार सरकार से कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, क्या सख्ती से उसका पालन हो रहा है। क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ शादी समारोह में खुलेआम हथियार लहराए गए। शराबबंदी है बिहार में, लेकिन शराब की बोतलों को ये युवक हाथ में लहराते हुए डांस करते नजर आए। मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ये वीडियो वायरल हो चुका है, डीएसपी तक पहुंच चुका है, डीएसपी कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं। इस मामले में रोसड़ा डीएसपी ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अब तक इस मामले में जो युवक के द्वारा वीडियो में पिस्टल लगाया जा रहा है और शराब की बोतलें की नुमाइश की जा रही है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बिहार में लगातार शराबबंदी को लेकर के कई बार कार्रवाई हुई है, पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, बावजूद इस तरह से लगातार शराब की नुमाइश हो रही है, हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है शादी समारोह में। ये समस्तीपुर में कोई पहली घटना नहीं, इससे पूर्व भी कई बार हथियार लहराए गए, फायरिंग शादी समारोह में हुई, लेकिन उन मामले में भी देखें तो किसी मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया सिर्फ पूरी की गई, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी मामले में नहीं हुई है। जी मुकेश, यही वजह है कि लोगों में डर नहीं है और कार्रवाई नहीं होती है। ये तमाम लोग जानते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि डीएसपी साहब का आश्वासन मिला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और यही युवक जो है उनको पता है कि कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए खुलेआम हथियार लहराते हैं। क्या अब कार्रवाई होगी? खबरें मीडिया तक पहुंच गई हैं, अखबारों तक पहुंच गई हैं। देखिए, कार्रवाई की बात तो कही गई है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये तो पुलिस ही बताएगी। पुलिस के द्वारा ये कहा गया है जो वीडियो को जांच करके उसको युवक की पहचान करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस के ऊपर ये निर्भर करता है कि पुलिस उस युवक को कब तक गिरफ्तार करती है। और ये वीडियो विभूतिपुर का ही बताया जा रहा है, किसी गांव में शादी समारोह थी और उसी दौरान ये सब वहां पे किया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हैरानी होती है कि जहां खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन होता है, जबकि रोक लगी हुई है हथियारों की नुमाइश पर, शराबबंदी वाले बिहार में खुलेआम शराब हाथ में लेकर डांस का वीडियो भी बनाया जाता है। हालांकि वीडियो वायरल हुआ, पुलिस के हाथ में भी चला गया। पुलिस ने खानापूर्ति की एफआईआर कर लिया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई, जबकि चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। कौन ये युवक है जो हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, किनके हाथ में शराब की बोतलें हैं, सबकी पहचान हो पाई, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। अब बात अररिया के फारबिसगंज की करते हैं, जहां नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख गई है। जी हां, बारिश हुई यहां और उसके बाद सड़क जो है, सदर इलाके की सड़क है, वो झील में तब्दील हो गई है। लोगों का कहना है कि लगातार कई बार इसके लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि जल निकासी की कोई व्यवस्था यहां नहीं की गई है। और कुछ ही घंटों की बारिश के बाद जिसकी वजह से इन इलाकों में पानी भर जाता है।
दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की बात करते हैं, जो इलाका पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। हर साल यहां बाढ़ आती है और अपने पीछे भारी तबाही लाती है, लेकिन इसके बावजूद यहां प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। लोग एक बार फिर यहां बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और ये इलाका बाढ़ के समय कई महीनों तक पानी में डूबा रहता है। इस दौरान लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी घुटनों भर पानी से होकर जाना पड़ता है। पानी के प्रीत में हम लोग पानी सब धस गया। जा समते पानी में फंस गया। सर प्लास्टिक नहीं है, जलावन नहीं है सर, खाने के लिए तरस के मर रहे हैं। चारों बगल दिगाड़ पाइन छे, सांप कीड़ा से घूमत रहे छे, जो सब छे मशीन उशीन सब पानी में डूबल छे, सब रोजगार सब सारे बंद भेल छे। और की हेतु यह सब रोड सड़क सब चारों बगल से तो दिगाड़ में बंद भेल छिए। सरकारी स्तर से आपको कोई सुविधा है नौका यहाँ से? नहीं, कोई सुविधा सरकारी अफसर से कोई सुविधा नहीं। सीतामढ़ी को नगर परिषद का दर्जा तो मिल गया, लेकिन सुविधाएं नहीं मिली। यहाँ आज भी लोग एक चचरी पुल के सहारे जी रहे हैं। वार्ड नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ के लोग जल कैदी बने हुए हैं। बाढ़ का वक्त है, बरसात का मौसम है और इस दौरान यहाँ के लोग जल कैदी बने हैं और इसी चचरी पुल के सहारे अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाजार भी अगर इनको जाना होता है तो इसी चचरी पुल के सहारे जाते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा हो गया तो भगवान ही मालिक है। देखिए हमारे सहयोगी राकेश की रिपोर्ट। मैं आपको हैरान कर देने वाली एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। यह न तो रिवर बेल्ट है और न ही ग्रामीण इलाका, और आप तस्वीर देख सकते हैं क्या हालात है। ये सीतामढ़ी शहर का वार्ड नंबर 2 है और आप देख सकते हैं तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी में चचरी का निर्माण किया गया है और चारों तरफ पानी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। और हर साल यहाँ के लोग चचरी का निर्माण करते हैं और उस पर लाखों रुपया खर्च होता है। तकरीबन 50 परिवार ऐसे हैं जो इस इलाके में रहते हैं और जल जमाव के चलते उनकी जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय है। आधे किलोमीटर की दूरी में चचरी के जरिए लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं और स्थिति काफी भयावह कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करने के लिए घर से नहीं निकल पाते हैं। जो बुजुर्ग आदमी है वो इस चचरी पर जाकर अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करा पाते हैं, तो काफी स्थिति खराब कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और शहर का यह वार्ड नंबर 2 इलाका माना जाता है। और यहाँ जो नगर परिषद है सीतामढ़ी का, उसको नगर निगम का भी दर्जा मिल चुका है। लेकिन हकीकत क्या है नगर निगम की, आप देख सकते हैं लोग कितनी परेशानी में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या परेशानी है। सर परेशानी है, यहाँ हम लोग 2017 में 2017 से निवास कर रहे हैं और हम लोग नगर पालिका के टैक्स पेयर होते हुए भी नगर पालिका में 50 बार एप्लीकेशन दिया गया। माननीय विधायक मिथिलेश जी के पास एप्लीकेशन दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कराते हैं, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। अब बात एक अच्छी खबर की। पटना से खबर आई जहां ये कहा जा रहा है कि कोरोना टीकाकरण की रफ्तार में काफी तेजी देखी जा रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि 84% लोगों ने यहां टीकाकरण है वो करवा लिया है और जिला प्रशासन ने 31 जुलाई तक लक्ष्य रखा है कि ये 100% हो जाएगा। हालांकि पटना के पाटलिपुत्रा में 24 घंटे का टीकाकरण केंद्र भी चल रहा है। यहीं से पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। शहरी क्षेत्र में जो कोविड टीकाकरण का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे टीकाकरण जो है वो 24 आवर जो है वो किया जा रहा है। अब तक के आंकड़ों की माने तो पटना के जो शहरी क्षेत्र हैं, आंकड़ों के मुताबिक पटना के शहरी क्षेत्रों में 84% लोगों ने जो है वो कोरोना का वैक्सीनेशन करवा लिया है। 31 जुलाई तक जिला प्रशासन ने 100% वैक्सीनेशन कराने का जो है वो लक्ष्य रखा है और इसको लेकर के तैयारी जो है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। पटना में जो है 70% से ज़्यादा वैक्सीनेशन के बाद ही हार्ड इम्यूनिटी पा लिया था और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब 31 जुलाई तक जो लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है वैक्सीनेशन
पूरी करने को लेकर के अगर ये कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि पटना के जो लोग हैं वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएंगे और कोरोना का असर जो है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर जो है टीकाकरण कराने का जो लक्ष्य है वो रखा है। 31 जुलाई तक 100% टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा है। पटना की बात अगर हम दूसरे जगहों की करें तो राज्य भर में जो है 2215 सत्रों का आयोजन अब तक किया जा चुका है। राज्य में सार्वजनिक जो टीकाकरण है वो 37,737 लोगों का पटना जिला में किया गया है। सबसे कम की बात करें तो 692 टीकाकरण जो है वो शिवहर में किया गया है। राज्य के जो 10 टॉप जिले हैं, प्रमुख जिले हैं, उनमें सिवान है, रोहतास है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, गया है, बेगूसराय है। इन सभी जिलों में जो है वो टीकाकरण का अभियान काफ़ी तेजी से आगे चल रहा है और टीकाकरण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन जो है वो बेहद जो है कह सकते हैं कि सक्रिय है और लोगों से लगातार अपील भी कर रहा है। शासन प्रशासन के लोग जो हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं, सीएम से लेकर के पीएम तक अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना से लड़ाई अगर जीतना चाहते हैं तो जो कोविड-19 का टीकाकरण है वो जरूर करवाएं। दोनों टीकाकरण जो है वो जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं। आपका देश, आपका राज्य, आपका शहर, आपके मोहल्ले के जो लोग हैं वो टीकाकरण करवाते हैं तो ही जो है कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज इसका दूसरा दिन है। आज भी यहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। माले के विधायकों ने देश में बढ़ती महंगाई, पेगासस और 23 मार्च को जो विधायकों के साथ मारपीट हुई थी उसे लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर ये विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि इस दौरान 23 मार्च की घटना के लिए सरकार से माफी मांगने की बात भी कही गई है। दलितों के ऊपर, अति पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है और यह सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार दलित, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हमला जल्द रोके। हमारी ये मांग है, नहीं तो इसके खिलाफ हम सदन से लेकर के सड़क तक हम एक लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जारी रहेगा, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जारी रहेगा, ठीक ना। इसलिए कि अभी तक सरकार ने माफी नहीं मांगा 23 मार्च के कुकृत्य के लिए और न ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने खेद व्यक्त किया है। इसलिए लोकतंत्र की बहाली के लिए जारी रहेगा आंदोलन। विधायकों की पिटाई को ठंडे बस्ते में हम नहीं डाल देने सकते हैं। बिहार मॉब लिंचिंग की जमीन बन गई। आधारपुर में अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हुई और अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं, अति पिछड़ों का दमन हो रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाएंगे। तो विधानसभा में विपक्ष के जो लोग हैं वो 23 मार्च की घटना को लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। आज भी आरजेडी और माले के विधायक हेलमेट पहनकर विधानमंडल पहुंचे। उन्होंने पुलिस और सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर आते हैं। विधायकों को मारा गया, लोन से फेंका गया और फिर पुनः सत्र शुरू हुआ है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि दोबारा इन विधायकों पर पुनः जो है कार्रवाई करें। इसलिए हम सब भयभीत हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग हेलमेट लगाकर जो है आज आए हैं। लोगों को डर है जो पिछले बार विधानसभा के सत्र जो माननीय विधायकों पर जुल्म हुआ, पुलिसिया कार्रवाई हुई, इससे हम लोग भयभीत हैं। हम लोग आते हैं कभी डंडा चल जाए, गोली चले, इसलिए हम लोग हेलमेट लगा के अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग आए हैं। क्योंकि विधानसभा में अब सुरक्षित माननीय विधायक नहीं है तो आम आवाम कैसे है। तो क्या हेलमेट लगाने से आप सुरक्षित रहेंगे? और लाठी डंडा से पिटाई चला, उससे तो हम लोग कपार कम से कम नहीं फूटेगा ना, सर नहीं फूटेगा। माननीय सदस्यों को पीटा गया, मर्यादा को तार तार किया गया, तो आज मुझे भी डर लग रहा है कि हम आए हैं और किस प्रकार से कहीं बिहार पुलिस ना हम माननीय सदस्यों पर हमला कर दे। इसलिए सर का बचाव हो, इसी सर के बचाव के लिए हम आज यहाँ आए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अररिया दौरे पर है। एक बार फिर उमेश कुशवाहा ने एकजुटता का दावा किया और कहा कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। तो यहाँ संगठन के पर चर्चा करने के लिए आए हैं
और कोई भी एनडीए में कोई मामला आता है, हम सब मिलजुल के बैठ कर उस मामला को निदान करते हैं, फैसला करते हैं। और एनडीए सब एकजुट है, एक साथ है, पूरे सरकार 5 साल चलेगी, कोई लेकिन परंतु नहीं कोई। और बिहार विधानसभा के बाहर आज कांग्रेसी विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कई मांगों को लेकर, महंगाई के साथ कई मुद्दे ऐसे थे जिन्हें लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के विधायकों ने किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के विधायक यहां पर प्रदर्शन करते नजर आए। यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या, लूट, आगजनी, बिहार सरकार की अपनी बेशर्मी कब तक छिपाएगी, इस तरह के जो है वो नारे लगा रहे हैं। समस्तीपुर के जो मसले हैं उसको उठा रहे हैं। कोरोना महामारी का मसला उठाया इन्होंने। पेगासस जासूसी कानून जो है, कांड जो है, उसको लेकर के इन्होंने सवाल उठाया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे अजीत शर्मा भी हैं, आनंद शंकर हैं। आनंद शंकर से बात करते हैं। आनंद जी, ये जो देखिए, जिस तरीके से महंगाई देश में बढ़ी है, आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, दाल जिस तरीके से महंगा हुआ है, उस तरीके के आम आदमी के थाली से तो इन सब सारी चीजें ये हट गई। तस्वीर तो कुछ और बता रही है। आप बात महंगाई पे कर रहे हैं, हत्या, लूट, आगजनी की बात। सारे मुद्दे हैं इसमें। तो पेगासस जासूसी कांड का भी मुद्दा है, बालू का भी मुद्दा है। अब एक ही आदमी सारे मुद्दे को तो लेकर चलेगा नहीं ना। एक आदमी लेकर नहीं चलेगा, लेकिन एक पार्टी लेकर के चल रही है। पार्टी लेकर चल रही है। देखिए, पार्टी में सभी लोग सब तरह का बात कर रहे हैं। सभी मुद्दाएं हैं, चाहे वो जासूसी का मामला हो, जो फोन टेपिंग का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो। सरकार पूरी तरह फेल है। और हम लोग ये बताना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि बिहार की हालत क्या है। कोई आईना लेकिन टुकड़ों में है। आरजेडी उधर अलग प्रदर्शन कर रही है, सीपीआई माले अलग प्रदर्शन कर रहा है, आप अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आईना एक क्यों नहीं है? एक तस्वीर क्यों नहीं दिख रही? अलग नहीं है। आप देखिए, यह अलग अलग होके यह ताकत दिखा रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं। इसको देखिए, ये मत समझिए अलग है। हम लोग सब अपनी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के समझिए कि महागठबंधन का है। चलिए, प्रतिमा जी कुछ कह रही थी आप तल शब्दों में। नहीं, हम कह रहे थे कि सभी जो भी महागठबंधन घटक दल हैं सब एक जगह हैं। और जनता का इतना समस्या है कि एक साथ सब लोग नहीं उठा सकता। इसे अलग अलग मुद्दे सबको उठाना बहुत जरूरी है, ताकि कुंभकर्णी सरकार को हम लोग इनसे जगा सकें। तो ये एकजुटता सदन के अंदर भी दिखेगी। सदन चलने देंगे आप लोग? बिल्कुल, सदन कैसे चलने देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना होगा। पुलिस सदन चलाएगी या विधायक लाठी खाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा जी। देखिए, ये मुद्दे बहुत ही गहरे मुद्दे हैं और जनता के सवालों के मुद्दे हैं। बेरोजगारी का सवाल हो, लूट और हत्या का सवाल हो, पेगासस जासूसी, सरकार खुद अपने लोगों की जासूसी करवा रही है। नरेंद्र मोदी जी से लगता है देश नहीं संभल रहा है, तो जासूसी के बुनियाद पर वो देश चलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह प्रश्न है और जनता इन प्रश्नों से जूझ रही है। जनता बुनियादी सवालों के लिए गुहार लगा रही है, उसके जवाबात नहीं मिल पाते। ये नहीं मिल पाते हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार अब आगे क्या जवाब देती है, सरकार का क्या जवाब होता है, ये देखना अहम होगा। मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गिरिडीह के गांव में चरकी चांदनी चूल्हा एक डैम है, वाटरफॉल है, वहां डूबने से एक युवक की मौत हो गई। 17 साल का उत्तम युवक का नाम बताया जा रहा है, जो अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल घूमने गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है, जो लोग वहां मौजूद थे, कि पैर फिसलने के दौरान, सेल्फी लेने के दौरान उत्तम का पैर फिसला और वो फॉल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि उसका जानकारी जो मिल रही है, उस मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, नाक से झाग भी निकल रहा था। मृतक के पिता ने गांवा थाने में आवेदन देकर 6 लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। मृतक के पिता के मुताबिक आरोपियों ने उनके बेटे को फोन कर बुलाया और चरकी के जंगल में उसके साथ मारपीट की और बाद में हत्या कर उसकी लाश को झरने में फेंक दिया। पुलिस गई, पुलिस जाने के बाद डेड बॉडी आया और मेरा बेरहमी से मारा गया। मेरा बच्चा को पूरे शरीर में घाव है, सर फट गया, आँख एक निकाल लिया गया है बच्चा को। जो मेरा बच्चा सीबीएसई की पढ़ाई पढ़ रहा था, 3 साल से हॉस्टल में था और घर अभी मतलब 10 दिन से घर में था। स्कूल बंद होने के बावजूद भी हम उसको हॉस्टल में रखे थे कि तुम वहीं रहो, पढ़ो लिखो अपना। और बड़ा बेरहमी से मारा। मारने वाले में कुछ एक अरविंद तिवारी का भेगना है, अरविंद तिवारी का बेटा है, जितेंद्र तिवारी का बेटा है। बोकारो के चास में सड़क किनारे एक महिला अचेत हालत में मिली है। उस महिला के दोनों हाथों की नसें कटी हुई हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कोलकाता बाजार से सटे इलाके में सड़क किनारे यह महिला पड़ी हुई थी। पुलिस वहां पहुंची, उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि महिला जो है कुछ भी बोल नहीं पा रही है, बोलने की हालत में नहीं है।
शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि महिला घरेलू विवाद और तनाव की वजह से उसने ही अपने हाथों की नसें काटी। महिला के पति सऊदी अरब में काम करते हैं और महिला ससुराल के पास मायके में रहती है। वो शाम 5 बजे मार्केटिंग के लिए घर से निकली। पुलिस महिला के परिवार वालों से फिलहाल इधर पूछताछ कर रही है। हम दुधाटी मोड़ तरफ से पेट्रोलिंग करते हुए आ रहे थे तो कलकत्ता बाजार के सामने देखिए एक महिला बेहोश पड़ी हुई थी, उसका नस कटा हुआ था। उसके बाद तुरंत फिर हम लोग स्थानीय लोगों की सहायता से एक टेम्पू से उसको सदर अस्पताल लाए। महिला अभी ठीक है, होश आ गया है उसका माँ बाप नहीं, भाई और पिताजी आया हुआ है। हम 3 दोस्त वहाँ जुराड़ी मोड़ से जा रहे थे महावीर चौक, तो तब हम जब वहाँ से क्रॉस कर रहे थे कलकत्ता बाजार के पास से, तब एक महिला वहाँ घायल पड़ी थी। तो हमने उस महिला को देखते हुए चार्ज थाना को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद हम उनको लेके टेम्पो में सदर अस्पताल आए और उसके बाद यहाँ उनको एडमिट किया। बाढ़ में वैक्सीन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बाढ़ में वैक्सीन सेंटर पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं टीका लेने के लिए, लेकिन यहां कोरोना के गाइडलाइन के जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। एएनएस कॉलेज के वैक्सीन सेंटर से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध की ये रिपोर्ट देखिए। एएनएस कॉलेज मैदान में यहाँ कोरोना का वैक्सीन लेने के लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है कोरोना से बचाव के लिए सुई लेने तो आए हैं, वैक्सीन लेने तो आए हैं, लेकिन कोरोना से बचाव का उपाय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे पूछते हैं कि कोरोना से बचाव का उपाय करना है लेकिन कोरोना के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, यहाँ लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या कहना, कितना बचाव होगा? कुछ बचाए, कुछ नियम है लगाए है ही नहीं। डेली दिन पर दिन सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता। अब कोई लाइन में ना मास्क रहता या कोई नियम देखने वाला है नहीं। सिर्फ 2 गार्ड है, वो बेचारा नंबर लगाता और टीका दिलवा रहा। आप मास्क नहीं लगाए, कोरोना का सुई लेना है बचाने के लिए, तो मास्क डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है? जरूरी है। क्यों नहीं लगाए? आपको क्या लगता है यहाँ पे किस लिए आए हैं? टीका लेने आए हैं। तो टीका लेने का नियम कानून जो उसका पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मास्क लगा के आना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है कि नहीं है? नहीं करने पे क्या होगा? नहीं कोई नुकसान हो। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश। तो वैक्सीन लेने लोग आ रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। कटिहार के अनुमंडल अस्पताल में अब मरीज और मरीज के परिजनों को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां मरीज और उनके परिजनों को जीविका दीदी के द्वारा बनाया गया खाना परोसा जाएगा। बिहार सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए बाकायदा केरल के कुडुम्बश्री की टीम ने ट्रेनिंग भी दी है। दीदी की रसोई चालू होने से मरीज के परिजनों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। जीविका के जिला प्रबंधक से बातचीत के हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। पूरे बिहार के साथ साथ अब कटिहार में सदर अस्पताल में भी जीविका दीदी रसोई की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी जो मरीजों के लिए भोजन परोसा जाएगा, इसके साथ उनके जो अटेंडेंट रहेंगे उनको भी जो शुल्क तय किया जाएगा उसको देकर वो भी भोजन कर सकते हैं। इसके लिए जीविका दीदियों का प्रशिक्षण पहले ही हो चुका है। एक संस्था है जो हमारी सहयोगी संस्था है केरल की, जिस तरह से बिहार में जीविका है उसी तरह से केरल में कुडुम्बश्री संस्था है और उनके लोग आए थे यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए। तो यहाँ जीविका दीदियों का प्रशिक्षण हो गया है कटिहार जिला अस्पताल के लिए भी और बारसोई और मनिहारी के अनुमंडल अस्पतालों के लिए भी। और बहुत जल्द दीदी के रसोई से स्वास्थ्यवर्धक और जो स्वादिष्ट भोजन सदर अस्पताल के मरीजों के साथ साथ उनके अटेंडेंट को भी मिलेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। धनबाद के बीसीसीएल एरिया में जंगल की कटाई करने गए बीसीसीएल के अधिकारियों को गांव वालों ने ही वहां से भगा दिया है। हालांकि लोग वहां जंगल की कटाई करने गए थे अपनी परियोजना को लेकर, लेकिन यहां ग्रामीणों का विरोध उन्हें झेलना पड़ा है। अधिकारी अपनी जान बचाकर मौके से भागे हैं। लोगों का कहना है कि यहां करीब 1000 परिवार रहते हैं। बीसीसीएल बिना पुनर्वास कराए कोयला निकालने की मंशा से जंगल की कटाई कर रहा है। कंपनी पहले सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसके बाद ही यहां कोई विस्तारीकरण करने दिया जाएगा। तो तस्वीरें आपको धनबाद की दिखा रहे हैं, जहां बीसीसीएल के जो अधिकारी हैं जंगल की कटाई करने के लिए पहुंचे थे जेसीबी को लेकर, लेकिन यहां ग्रामीणों का विरोध उन्हें झेलना पड़ा। उन्हें अपनी जान बचाकर यहां से भागना पड़ा है। यहां जो लोग हैं उनका कहना है कि करीब इस इलाके में 1000 से ज्यादा परिवार रहते हैं
बीसीसीएल बिना पुनर्वास कराए कोयला निकालने की मंशा से जंगल की कटाई कर रहा है और वो लोग ऐसा होने नहीं देंगे। पहले पुनर्वास कराया जाए, उसके बाद ही कोई विस्तारीकरण होगा। आज कुजामा प्रबंधन प्रशासन के लठैत के बल पे जंगल को उजाड़ने और घर उजाड़ने और साइडिंग को उजाड़ने आया था, जिसको आज ग्रामीणों ने और मजदूरों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कोई परमिशन नहीं है, ये अवैध तरीके से एलबी सिंह का दलाल बन के आया है और लोगों को घर उजाड़ने के लिए आया है, सर्वे करने के लिए आया था। आरोप है कि आप यहाँ पे पेड़ कटाई करने ना, ऐसा कोई बात नहीं। क्या वन विभाग की अनुमति थी आपके पास पेड़ कटाई के लिए? हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे ना। लेकिन लोगों का आरोप है कि आप पेड़ काट रहे हैं। ना, हम लोग कोई पेड़ काटेंगे नहीं। हरियाली को खत्म करने के लिए आए थे ना। और न्यूज़ 18 अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।